प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर इकबाल, आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो कि बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी और उसके सामने कठिनाइयाँ अनेक प्रकार की थी। साम्राज्य के भीतर की कठिनाइयाँ भी थी और साम्राज्य के बाहर उसके प्रतिद्वंदी भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे, और साथ ही उसके चरित्र में भी ऐसी कमियां थी जो उसके लिए समस्याएं बन रही थी। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी हुमायूं के समक्ष जो बाहरी कठिनाइयाँ थी वो क्या थी। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो अनेक बाह्य समस्याएं थी और उसके सामने कई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे जो मुग़लों के लिए कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकते थे, मुग़ल सत्ता को कभी भी चुनौती दे सकते थे। और उन शक्तियों में सबसे प्रमुख थे अफ़गान, जिनको बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था और साथ ही गागरा के युद्ध में भी उसने अफ़गानों को पराजित किया था। तो ये अफ़गान हुमायूं के लिए प्रतिद्वंदी बने हुए थे और ये पानीपत के जो प्रथम युद्ध में अफ़गान शक्ति पराजित तो अवश्य हो गई थी, लेकिन विद्यार्थियों उसे अभी पूरी तरह कुचला नहीं जा सका था। अतः अफ़गान सरदार पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश अफ़गान परास्त होकर बिहार या बंगाल चले गए थे। बिहार में बहादुर खां गवर्नर बना हुआ था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद वे मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का शासक बन गया था और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। कुछ समय बाद फरीद खां बिहार में अफ़गानों का नेतृत्व करने लगा था और वे हुमायूं के लिए कठिनाई बन गया था। इसमें तो संदेह नहीं कि इस नई परिस्थिति में जबकि पानीपत व गागरा का विजेता मर चुका था, उसका पुत्र हुमायूं अभी नौजवान और अनुभवहीन था और जिसे गद्दी पर बैठाने में भी मुग़ल अमीरों को थोड़ी हिचकिचाहट थी। अफ़गान पूरी तरह से लाभ उठाने को तैयार थे, यानी जो ये मौका था कि एक अनुभवहीन और युवा शासक गद्दी पर बैठा है, तो वो चाहते थे कि मौका उठाकर वापस उसे सत्ता से बेदखल कर दें। अफ़गानों में से ही एक अफ़गान सरदार शेर खान ने तो बाद में अपनी शक्ति इतनी संगठित कर ली कि कुछ समय बाद वे हुमायूं का सबसे कट्टर शत्रु साबित हुआ। विद्यार्थियों, इसी क्रम में एक अन्य जो बाह्य कठिनाई थी हुमायूं के लिए, वह था गुजरात का बादशाह बहादुर शाह। हुमायूं की इन प्रतिद्वंदियों में, बाहरी प्रतिद्वंदियों में, ये सबसे उल्लेखनीय था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह मालवा और मेवाड़ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेने की भी इच्छा रखता था, महत्वाकांक्षा रखता था तथा दिल्ली की गद्दी पर आधिपत्य स्थापित करने का स्वप्न भी वह लंबे समय से देख रहा था। इसी उद्देश्य से उसने बिहार के अफ़गानों के साथ कूटनीतिक संधि कर ली थी और हिंदुस्तान से मुग़लों को बाहर खदेड़ने का प्रयत्न कर रहा था। इससे स्पष्ट है कि गुजरात हुमायूं के अस्तित्व के लिए एक मुसीबत बन गया था। हुमायूं के लिए एक प्रमुख कठिनाई और थी, वह थी बंगाल का शासक नसर शाह। दिल्ली से दूर स्थित होने के कारण बंगाल हर मध्यकालीन दिल्ली के शासकों के लिए समस्या रहा है। बाबर के भारत आक्रमण के समय बंगाल का शासक नसर शाह था। उसने बाबर के विरोधी अफ़गानों को अपने यहाँ जागीरें वे शरण प्रदान कर रखी थी। उसने इब्राहिम लोदी की पुत्री से विवाह भी किया था। अतः वह स्वयं को दिल्ली की गद्दी का उत्तराधिकारी भी मानता था। गागरा के युद्ध में यद्यपि अफ़गानों को पराजित कर दिया गया था और बाबर से नुसरत शाह ने वादा भी किया था कि वे अफ़गानों से कोई संबंध नहीं रखेगा, लेकिन बाबर की असामयिक मृत्यु के बाद उसने मुग़लों से हुई संधि को समाप्त मान लिया था। बंगाल के शासक ने सोचा था कि बाबर की मृत्यु के बाद वह मुग़लों के से स्वतंत्र हो जाएगा। संभवतः इसीलिए वे बिहार के अफ़गानों का खुलकर साथ दे रहा था और अफ़गानों को शरण भी उसने अपने राज्य में देना शुरू कर दिया। इस नई परिस्थिति में वह अफ़गानों की सहायता से मुग़ल सत्ता को खतरा उत्पन्न कर सकता था। हुमायूं के लिए एक अन्य चुनौती थी खानदेश का राज्य। बहादुर शाह से संबंध होने के कारण खानदेश गुजरात के उत्कर्ष में सहायक बन गया था। गुजरात की पड़ोसी रियासत थी खानदेश। इससे हुमायूं के प्रतिद्वंदी बहादुर शाह के और भी शक्तिशाली बन जाने की संभावना थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं राजपूताना की ओर। राजपूताना के छोटे छोटे राज्य हुमायूं के लिए संकट का कारण तो नहीं थे, पर बहादुर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण वह भी भविष्य में
समस्या उत्पन्न कर सकते थे, क्योंकि मेवाड़ में राणा सांगा की मृत्यु के बाद कोई भी शक्तिशाली राज्य नहीं था कि वो चुनौती देता हुमायूं को। लेकिन फिर भी छोटे राज्य अगर गुजरात राज्य के अधिकार में आते तो उसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते थे। इसी प्रकार सिंध और मुल्तान राज्य के शासक भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन हुमायूं की अयोग्यता और दुर्बलता का लाभ उठाकर वह पुनः स्वतंत्र हो सकते थे और मुगल साम्राज्य के लिए चुनौती बन सकते थे। इसी प्रकार मध्य भारत में मालवा का राज्य भी था और गुजरात और राजपूताना के बीच सामरिक महत्व इसका था, क्योंकि गुजरात और राजपूताना के बीच में स्थित था। 1531 ईस्वी में बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, उसने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अतः मालवा हुमायूं के लिए कभी भी अब समस्या बन सकता था। इसी प्रकार उत्तर भारत का राज्य कश्मीर, चूँकि ये सीमांत प्रदेश था, इसके कारण इसका काफ़ी महत्व था और ये उसके लिए चुनौती कभी भी बन सकता था। ये तो हुमायूं की हमने बात की भारी समस्याओं की, जो उसकी समकालीन राज्य थे, उनके शासक क्या थे और क्या उसको चुनौती दे सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ हुमायूं के स्वयं के चरित्र में भी कुछ कमियां थी, दुर्बलताएं थी। अब हम बात करेंगे हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताओं की या हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं की। तो तत्कालीन आंतरिक व बाह्य कठिनाइयाँ जो देखी हमने, उन समय एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जिसमें सैन्य संगठन की योग्यता, कूटनीतिक दक्षता, राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ साथ साहस व अविचल रूप से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता हो तथा वे अपने बाहुबल से सभी विघटनकारी शक्तियों को पराजित कर साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांध सकने में सक्षम हो। लेकिन हुमायूं में इन योग्यता का अभाव था। दुर्भाग्यवश हुमायूं मुगल इतिहास की इस संकट में घड़ी का उचित उत्तर नहीं था। हुमायूं को दुर्भाग्य तो विरासत के रूप में मिला ही था, किंतु वे स्वयं भी अपने दुर्भाग्य का निर्माता था। उसके चरित्र में कुछ दोष थे जिन्हें उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इतिहासकार लेनपुल कहता है कि चारित्रिक बल तथा संकल्प शक्ति का उसमें अभाव था तथा जी जान से प्रयत्न करना उसकी शक्ति से बाहर था। विजय के कुछ देर बाद वे स्वयं को हरम में व्यस्त कर लेता था। हुमायूं की चरित्र की कमियों में सबसे प्रमुख है आलस्य एवं उत्तरदायित्वहीनता। उपरोक्त दोनों दुर्गुणों ने मिलकर कई बार हुमायूं के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। वह अफीम और शराब का बहुत अधिक सेवन करता था। परिणाम स्वरूप वे आलसी, सुस्त और निकम्मा बन गया था। इन नशीली वस्तुओं के प्रभाव के कारण वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में संयम रखने अथवा उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहा। हुमायूं की इन व्यक्तिगत कमियों के कारण उसके सभी कार्य अधूरे रह जाते थे। हुमायूं में एक अन्य दोष था कि उसमें शासकीय गुणों का अभाव था। उसमें राजनीतिक सूत्र का अभाव था। वह अत्यधिक नम्र व उदार था। लोगों ने उसकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। प्रजा के दिल में भी उसके प्रति भक्ति अथवा भय की भावना नहीं थी। क्रूर शासक लोगों को बहुत ज़्यादा उनका दमन करते हैं और लेकिन लोगों में उनका भय भी रहता है, जनता में भी भय रहता है, अधिकारियों में भी भय रहता है। लेकिन हुमायूं में नम्रता और उदारता थी। परिणामतः न तो उसके अधीनस्थ सरदार और शेष जो सेवक है वो उससे भयभीत थे और न ही आम जनता में उनके प्रति सम्मान था। एल्फिंस्टन लिखता है कि हुमायूं की सबसे महान कठिनाई उसका स्वयं का चरित्र था। हुमायूं की एक अन्य जो है समस्या थी भीतरी, वह थी विलासिता और अस्थिरता वाला व्यक्तित्व। हुमायूं विलासिता प्रिय था और साथ ही उसमें जो स्थिर था उसके व्यक्तित्व में नहीं थी। किस समय कौन सा निर्णय लेना है वो सही निर्णय नहीं ले पाता था। डटकर संघर्ष करना उसकी शक्ति से बाहर था। विजय के थोड़ी देर बाद ही वह अपने हरम में जाकर आनंद लिप्त हो जाता था और अपने अमूल्य समय को अफीमची के सपनों की दुनिया में नष्ट कर देता था। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं कि जान पड़ता है कि हुमायूं की बुद्धि एकांगी ही थी, जिसके कारण मौलिक योजना के विफल होने पर परिवर्तित परिस्थिति से निपटना उसके लिए असंभव था। हुमायूं के चरित्र का एक अन्य दोष था अंधविश्वासी होना। बिना शकुन निकाले वह कोई कार्य नहीं करता था। विद्यार्थियों, वो बहुत सी बार अपनी आवश्यक कार्य को भी अच्छे नक्षत्र के लिए छोड़ देता था। उसका मंत्रों व जादू में भी विश्वास था।
और ये भावनाएं उसे आत्मनिर्भर नहीं होने देती थी। उसकी चरित्र का एक और जो कमी थी वह थी शत्रु की शक्ति का ठीक निर्णय न कर पाना। वह कठिन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय नहीं ले पाता था और अपने आसपास के लोगों तथा शत्रुओं का सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुजरात के बहादुर शाह तथा शेर खां की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका। उसके चरित्र का एक और दोष था, वह था उसका स्वभाव उदार होना। दयालु स्वभाव का होने के कारण वह सजा योग्य व्यक्तियों को भी क्षमा कर देता था। ऐसे समय में जब उसे युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था, तब वह खाने पीने में व्यस्त नजर आता था। इस प्रकार हुमायूं के व्यक्तित्व में आकर्षण तो था, लेकिन प्रभावशाली वह नहीं था। निजी जीवन में वह खुश था और उसके विचार शुद्ध थे, किंतु एक बादशाह के रूप में वह असफल रहा। इस प्रकार हुमायूं स्वयं अपने लिए ही समस्या बन गया और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हुआ। तो विद्यार्थियों, हुमायूं के सामने जब वह गद्दी पर बैठा तो जो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी, उस प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा हमने की। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि हुमायूं की कठिनाइयाँ उसके साम्राज्य की आंतरिक कठिनाइयाँ भी थी, बाहरी कठिनाइयाँ थी उसके प्रतिद्वंदी, और साथ ही उसके व्यक्तित्व जो है वो भी उसके लिए एक समस्या बना हुआ था, कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा था। धन्यवाद।